ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। आज मंगल है और अक्टूबर की 8 तारीख। ZBC सरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। आज के सरबीन के अहम मौज़ूआत: हिज़्बुल्लाह का इस्राएली फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा, नेतन्याहू का लड़ाई जारी रखने के अज़म का इरादा। אסור להפסיק את המערכה בטרם עת. כל עוד האויב מאיים על קיומנו ועל שלום מדינתנו, נוסיף להילחם. और क्या कैमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबले में अक्टूबर सरप्राइज नताइज का रुख बदल सकता है? And we are counting down to decision 2024. Right now, we are just 28 days from election day. मजीद ये कि जाकिर नाइक से इस्लामी मुआशरे में पीडोफाइल से मुतल्लिक सवाल पर पाकिस्तानी खातून को ट्रोलिंग का क्यों सामना है? मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल बहन, आपने सवाल पूछा, आप खामोश रहिए। आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? और ये भी कि इमरान खान की बहनों पर मेगाफोन के जरिए लोगों को भड़काने के इल्जाम में 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। और अली अमीन गंडापुर की KP हाउस में पुरअसरार गुमशुदगी से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की सरप्राइज एंट्री तक क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर बन के उनकी क़यादत जो है, उनको एक कुएं में छलांग लगाने के मुतरादिफ अहकामात जारी करती है, तो वो उनको भी पता है कि नताइज क्या होंगे। और ये भी कि पैगम्बरे इस्लाम से मुतालिक मुतनाज़ा बयानात पर इंडिया में मुजाहरे। इंजीनियरिंग छोड़कर पुजारी बनने वाले मुबल्लिग नरसिंहानंद कौन हैं? यतीन नरसिंहानंद के बयान के विरोध में सिर्फ डासना में बल्कि पूरे यूपी के कई शहरों में प्रोटेस्ट हुआ। और 8000 मीटर और इससे बुलंद तमाम चोटियों को सर करने वाले पाकिस्तानी कौन हैं, जिन्होंने अपनी कामयाबी पहाड़ों के इश्क में जान देने वाले कोह पैमाओं के नाम कर दी? क्योंकि मैं इस वक्त मिशन समिट 14 पे हूँ और ऑलरेडी मैं 8 पिक्स कर चुका हूँ। मजीद ये भी कि टेकन गेम पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का राज। गेम बनाने वाले भी हैरान होकर भला क्या कह रहे हैं। मजीद ये भी जानिए कि अमरीकी पाबंदियों की जद में आने वाला पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम क्या है। और ये भी कि बिस्तर पर मौजूद तकिए में टॉयलेट सीट से 17,000 गुना ज्यादा जरासीम हो सकते हैं, और तकिए और चादरें कितने अरसे बाद बदल लेनी चाहिए। ये सब कुछ आज के सरबीन में शामिल है, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। इस्राएली फौज का कहना है कि उसके लड़ाका तैयारों ने जनूबी बैरूत में हिज़्बुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागे हैं। इस्राएली फौज ने अपने एक बयान में दावा किया है कि हिज़्बुल्लाह ने आज सुबह से अब तक लेबनान की सरहद से इस्राएल पर 135 रॉकेट फायर किए हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा इस्राएल जंग के 1 साल मुकम्मल होने के हवाले से कहा है कि इस 1 साल में आम शहरियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने दावा किया है कि उसने तिल अबीब के मुज़ाफ़ात में एक फौजी अड्डे को निशाना बनाया है। हिज़्बुल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस्राएली फ़ौज जनूबी लेबनान में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जबकि लेबनान की हुकूमत का कहना है कि हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई लड़ाई से लेबनान भर में 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। लेबनानी हुकूमत का ये भी कहना है कि इसराइली हमलों से बचने के लिए 4 लाख से ज़्यादा लोग लेबनान से सरहद पार शाम नकल मकानी कर चुके हैं। नकल मकानी करने वालों में से 3/4 से ज्यादा का ताल्लुक शाम से है। इनमें से अक्सर ने 2011 में शाम में शुरू होने वाली खाना जंगी से फरार होकर लेबनान में
पनाह ली थी। बाकी 1/4 लेबनानी शहरी हैं। दूसरी तरफ यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हुसी ग्रुप ने कहा है कि उसने वस्ती इसराइल के इलाके जाफा में फौजी अहदाफ पर 2 मिसाइल दागे हैं। इसके जवाब में IDF का कहना है कि इसराइली फजाइया ने यमन में दागे गए जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल फजा ही में तबाह कर दिए हैं। इसराइली फौज ने मंगल के रोज अल सुबह किए गए एक हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर सुहेल हुसैन अल हुसैनी को हलाक करने का दावा किया है। इसराइली फौज का कहना है कि उसके जंगी जहाज़ों ने बैरूत के एक इलाके पर इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर हमला किया है, जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह के जनरल स्टाफ के कमांडर सुहेल हुसैन अल हुसैनी हलाक हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि जनरल स्टाफ हिजबुल्लाह का बजट तैयार करती है और इसके मुख्तलिफ यूनिट्स का इंतज़ाम देखती है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि अल हुसैनी ने ईरान और हिजबुल्लाह के दरमियान हथियारों की मुंतकली में फैसला कुन किरदार अदा किया था। इसके अलावा वो हिजबुल्लाह की आला अस्करी क़यादत जिहाद काउंसिल के रुकन भी थे। ताहम हिजबुल्लाह ने अभी तक अल हुसैनी के कत्ल के बारे में कोई तबसरा नहीं किया है। 7 अक्टूबर हमलों को 1 साल मुकम्मल होने की याद में मनाई जाने वाली तकरीबात के हिस्से के तौर पर इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का खिताब मुकामी टेलीविजन पर नशर किया गया है। अपने खिताब में उन्होंने अपने इस अज़म का इयादा किया है कि वो तमाम यरगमालियों को वापस लेकर आएंगे, चाहे वो जिंदा हों या नहीं। उनका कहना था कि हम उनमें से किसी एक को भी नहीं पीछे छोड़ेंगे। אסור להפסיק את המערכה בטרם עת. नेतन्याहू का मजीद कहना था कि इसराइली रियासत को मुस्तकबिल में लाहक किसी भी खतरे को नाकाम बनाने के लिए लड़ाई जारी रखने की जरूरत है। אני לא אוותר. כל עוד אזרחינו לא שבו לבתיהם בבטחה, נוסיף להילחם. दूसरी जानिब इसराइली सदर आइजक हर्जोग ने तिल अबीब में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि 1 साल की तकलीफ के बाद तमाम इसराइलियों के बाहिफाजत अपने घरों को लौटने का वक्त आ गया है। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कियर स्टॉमर ने 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के 1 साल मुकम्मल होने के हवाले से अपने पैगाम में कहा है कि गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों के लिए खून रेज़ तरीन दिन था। 12 months ago, when the three of us were together, it was one of the worst mornings. पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कियर स्टॉमर ने कहा कि उस दिन का दर्द और हौलनाकी आज भी उतनी ही शदीद है जितनी कि 1 साल पहले थी। We are now at the 1-year anniversary of October 7th. It was the most horrific event since the Holocaust. बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि ये तनाज़ा एक खौफनाक ख्वाब है जो अभी तक जारी है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत इज़राइल, गज़ा, मगरबी किनारे, लबनान और उससे आगे के तमाम बेगुनाह मुतासरीन के साथ खड़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम फरीकों को अब जंग के दहाने से पीछे हटना चाहिए और तहम्मुल और हौसले की राह इख्तियार करनी चाहिए। अमरीकी सदारती इंतखाबात में अब महज 1 माह बाकी रह गया है और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस के दरमियान इंतखाबी मुकाबला कांटे का हो गया है। कौमी और रियासती सतह पर दोनों उम्मीदवारों के दरमियान व्हाइट हाउस तक पहुंचने की दौड़ में सख्त मुकाबला है और हर गुजरते दिन के साथ जीत का मार्जिन कम होता नजर आ रहा है। We are counting down to decision 2024. Right now, we are just 28 days from election day, and we're getting a new look at our local 4 Detroit news poll. Pollsters say the new data shows many voters' minds are already made up as they prepare for November 5th election day. इस सूरत हाल में हर एक वोट नॉक आउट करने जैसी ताकत रखता है, चाहे वो नए वोटर्स का हो या फिर उनका जिन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया है कि वो किसको वोट देंगे। अमेरिका में सदारती तारीख के माहिर डेविड ग्रीनबर्ग कहते हैं कि किसी भी इंतहाई करीबी दौड़ में जहां राय दहिंदगान बटे हुए हों वहां 1 या 2% का फर्क फैसला कुन हो सकता है, जबकि दोनों पार्टियों की हिकमत अमली बनाने वालों की तवज्जो इस बात पर मरकूज है कि फैसला कुन बरतरी कैसे हासिल की जाए।
لیکن یہ ان کے قابو سے باہر ہے کیونکہ آخری ہفتوں میں جب انتخابی مہم زوروں پر ہوتی ہے کوئی بھی غیر متوقع موڑ یا واقعہ اس کو بدل سکتا ہے۔ پہلے سے ہی یہ سیاسی جھٹکوں کا سال رہا ہے کیونکہ ایک امیدوار یعنی ٹرمپ 2 بار قاتلانہ کوششوں میں زندہ بچے ہیں اور جرم کے مرتکب بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب صدر جو بائیڈن انتخابی مہم کے دوران اپنے سے بہت چھوٹے نائب صدر کے حق میں صدارتی دوڑ سے دستبردار ہوئے ہیں، لیکن جب اکتوبر میں چیزیں مستحکم ہونے لگیں گی، ایسے میں اگر ٹرمپ کی ایکسیس ہالی ووڈ ٹیپ یا ہیلری کلنٹن کی 2016 کی ای میلز جیسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو ٹرمپ یا کاملا ہیرس کے کسی بھی غلط قدم یا بری خبر کے بعد اس سے نکلنے کے لیے بہت کم وقت ملے گا۔ اسی ہفتے کو دیکھیں تو کئی ایسی نئی ہنگامہ آرائیاں نظر آئی ہیں جو 5 نومبر تک سیاسی طوفان میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں سخت گیر ہندو سادھو یتی نر سنگانند کے حالیہ متنازع بیانات کے بعد ان کے خلاف انڈیا کی متعدد ریاستوں میں احتجاج اور مظاہرے جاری ہیں۔ یتی نرسنگھانند کے بیان کے وروध میں صرف ڈاسٹا میں بلکہ پورے یو پی کے کئی شہروں میں پروٹیسٹ ہوا۔ بلند شہر کے سکندرآباد میں مہنت یتی نرسنگھانند کے بیان کے وروध میں مسلم سماج کا غصہ دیکھنے کو ملا۔ سکندرآباد میں رات قریب 8:30 بجے جامع مسجد کے پاس اپدروی نے پتھراؤ شروع کر دیا۔ پولیس پر جم کر پتھر پھینکے گئے جس پہ کئی پولیس والے گھائل بھی ہوئے۔ اتر پردیش کے بعض علاقوں میں تو صورتحال کشیدہ ہے، تاہم ریاست مہاراشٹر اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مسلمانوں نے یتی نرسنگھانند کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرے کیے ہیں۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین یعنی مکہ کی مسجد الاحرام اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کی انتظامیہ نے بھی ہندو سادھو کے اشتعال انگیز بیانات کی مذمت کی ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کی جانب سے فیس بک پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حرمین شریفین ایک انڈین مبلغ کے اس بیان کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے جس میں پیغمبر اسلام کی اہانت کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ ہم بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیتے ہیں کہ وہ ایسے عناصر کو روکیں جو مذہبی منافرت کو ہوا دے رہے ہیں۔ مذہبی ہم آہنگی کا پیغام پھیلانے کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے کو بھی روکنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں غازی آباد کے شیو شکتی مندر کے یتی نرسنگھانند کو مبینہ طور پر پیغمبر اسلام کے خلاف متنازع بیانات دیتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ اس ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی ملک کی کئی ریاستوں میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا جس کے بعد حیدرآباد میں اس سادھو کے خلاف FIR درج کروائی گئی ہے۔ دوسری جانب مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما اسد الدین اویسی نے پولیس کمشنر سے درخواست کی ہے کہ یتی نرسنگھانند کے خلاف نہ صرف مذہبی منافرت پھیلانے پر مقدمہ درج کیا جائے بلکہ انہیں فوراً گرفتار کیا جائے کیونکہ وہ اس طرح کے اہانت آمیز بیانات پہلے بھی دے چکے ہیں۔ ادھر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں بھی مبینہ متنازع بیانات کے خلاف احتجاج اور مظاہرے ہوئے ہیں جس میں مظاہرین نے یتی نرسنگھا کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ غازی آباد کی پولیس نے نقص امن کے خطرے کے پیش نظر یتی نرسنگھا کو حفاظتی تحویل میں لے رکھا ہے۔ جمعیت علماء ہند اور جماعت اسلامی انڈیا نے بھی نرسنگھا کے بیانات کی مذمت کی ہے اور انہیں فوراً گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ مہاراشٹر میں کئی مقامات پر یتی نرسنگھا کے خلاف FIR درج کروائی گئی ہیں۔ اپوزیشن راشٹریہ جنتا دل کے ترجمان منوج جھا نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یتی نرسنگھانند نہ مذہبی انسان ہے اور نہ ہی رہنما۔ اس طرح کے بیانات اب ملک میں معمول کی بات بنتے جا رہے ہیں۔ یہ دراصل معاشرے میں مذہبی خطوط پر پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اس لیے وہ بے خوف ہو کر نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔
पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की एक इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर साबिक वजीर आजम इमरान खान की बहनों का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है। इससे कबल इस्लामाबाद की इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की बहनों के खिलाफ दर्ज मुकदमा में पुलिस की जानिब से अलीमा खान और उज़मा खान का मजीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। मंगल के दिन पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के थाना कोहसार में दर्ज होने वाले दहशत गर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार अलीमा खान और उज़मा खान को जब जज अबुल हसनात की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत में पेश किया गया तो प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें तफ्तीश के लिए वक्त दरकार है। अलीमा खान और उज़मा खान के वकील फैज़ फरीद चौधरी ने दलाइल देते हुए कहा कि हमने अदालत से मेडिकल चेकअप की इस्तदा की थी, लेकिन अब तक मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत के सामने पेश नहीं की गईं। सरकारी वकील ने मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज होने वाली FIR अदालत को पढ़कर सुनाई, जबकि पुलिस की जानिब से अलीमा खान और उज़मा खान का मज़ीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त की गई। प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा कि अलीमा खान और उज़मा खान ने कारकुनों को भड़काया और कारकुन पुलिस पर हमला आवर हो गए। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मुल्ज़मान से मेगाफोन बरामद किया गया, जबकि मोबाइल फ़ोन बरामद करना बाकी है। प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा कि मुल्ज़मान केस में दौरान तफ्तीश मुआवनत भी नहीं कर रही हैं। उनका दावा था कि मुल्ज़मान ने मेगाफोन पर ही लोगों को भड़काया, जिसके बाद पेश आने वाले वाक़यात में 30 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब वकील अली बुखारी ने अदालत में कहा कि उज़मा खान और अलीमा खान को गिरफ्तार करने की वजह इमरान खान की बहनें होना है। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद का कहना था कि उज़मा खान और अलीमा खान के खिलाफ केस संगीन नौयत का है। दूसरी जानिब वकील आसम बेग ने कहा कि अलीमा खान और उज़मा खान की उम्रें देखें। जज अबुल हसनात की जानिब से जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। बाद में अदालत ने अलीमा खान और उज़मा खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हफ्ते की दोपहर जितने पुरअसरार तरीके से तमाम तर रुकावटों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नज़रों से बचते बचाते इस्लामाबाद के वस्त में नमूदार होने के बाद अचानक KP हाउस से गुमशुदा हुए, उससे ज़्यादा पुरअसरार तरीके से वो हफ्ते की रात खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ऐन उस वक्त नमूदार हुए जब अरकान असम्बली उनकी मुबैना गुमशुदगी पर धुआंधार तकरीरें कर रहे थे। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद के डी चौक पर जुमे के दिन एहतजाज के ऐलान के बाद अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से एक काफिले की शक्ल में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए थे। ताहम हफ्ते की सुबह तक उनका काफिला मोटर वे पर ही मौजूद था। तमाम तर रुकावटों के बावजूद उन्होंने ये ऐलान कर रखा था कि वो हर सूरत डी चौक में एहतजाज के लिए पहुंचेंगे, जो उस वक्त तो नामुमकिन लग रहा था। लेकिन फिर अचानक चंद गाड़ियों के साथ वो इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में वाक़े रेड जोन के करीब नमूदार हुए, जहां उन्होंने कारकुनान से एक मुख्तसर खिताब किया और फिर गायब हो गए। बाद में इल्म हुआ कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़े खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे हैं। ताहम कुछ ही देर बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी उसी मुकाम पर देखी गई, जिसके बाद पहले उनकी गिरफ्तारी का दावा करने के बाद तहरीक इंसाफ ने बयान दिया कि अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हब्से बेजा में रखा गया है। ताहम वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इन खबरों की तरदीद करते हुए इतवार को कहा था कि गंडापुर किसी रियासती इदारे की तहवील में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से खैबर पख्तूनख्वा हाउस से भाग गए थे, जिसके शवाहिद भी मौजूद हैं। ये सस्पेंस इतवार की रात देर गए तक बरकरार रहा कि अली अमीन गंडापुर गए तो गए कहाँ, और क्या वो हब से बेजा में ही है जैसा कि तहरीक इंसाफ दावा कर रही है, या फिर हुकूमत का दावा दुरुस्त है कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस से फरार हो चुके हैं। इतवार की रात उनकी मुबैना गुमशुदगी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का एक हंगामी इजलास भी तलब हुआ, जहां अरकान असम्बली की जानिब से धुआंधार तकारीर से ये वाज़ेह था कि बेशतर मेंबरान असम्बली को भी इस बात का इल्म नहीं था कि सूबे के वज़ीर आला कहाँ हैं। तभी अचानक से अली अमीन गंडापुर असम्बली में नमूदार हुए, जहां उनको देखते ही अरकान ने नारे बुलंद किए और वज़ीर आला हाथ हिलाकर उनके नारों का जवाब देते दिखाई दिए।
ऐसे में तवक्को थी कि अली अमीन गंडापुर उस राज से पर्दा उठाएंगे कि वो थे कहाँ। ताहम उनकी तकरीर का आगाज सियासी और माजी की बातों से हुआ। अली अमीन गंडापुर ने पहले लाहौर के जलसे में ताखीर से पहुंचने की वजाहत की, फिर इस्लामाबाद में संगजानी में होने वाले जलसे तक पहुंचने का अहवाल सुनाया। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि वहां पहुंचने के बाद हमने फैसला किया कि क्योंकि हम बिल्कुल फ्रंट पर आ चुके हैं, अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाए, वहां से हमने कहा कि केपी हाउस जाते हैं क्योंकि लोग 2.5 दिनों के थके हुए थे। हमने सोचा चाय पीते हैं और फिर इमरान खान से मुलाकात होगी, वो जो लाहे अमल देंगे उस पर अमल करेंगे। उन्होंने दावा किया कि जैसे ही वो केपी हाउस पहुंचे तो आईजी इस्लामाबाद ने रेंजर्स के हमरा धावा बोल दिया। नहीं पता वो किसको पकड़ने आए थे, मैंने कौन सा जुर्म किया था। इस्लामाबाद पुलिस पर केपी हाउस में तोड़ फोड़ के इल्जामात आयद करते हुए अली अमीन गंडापुर ने यह भी दावा किया कि मेरा मोबाइल बंद था क्योंकि सिग्नल नहीं थे। बाद में अली अमीन गंडापुर ने इस राज से पर्दा उठाया कि वो खुद कहाँ थे। उनका कहना था कि मैं उधर केपी हाउस इस्लामाबाद में ही था जहाँ रात को 4 छापे मारे गए, लेकिन वो मुझे नहीं पकड़ सके। यानी तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी और उन्हें हब्से बेजा में रखने का दावा गलत निकला। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी एजाज सैयद। हम एजाज सैयद से ये जानना चाह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर केपी हाउस से फरार हो गए हैं, जबकि पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा था कि उन्हें हब्से बेजा में रखा गया है। आपके पास इस ज़िमन में आखिर क्या इतलात हैं? जो अली अमीन गंडापुर हैं, ज़ाहिर है वो पॉलिटिशियन हैं और एक बड़े अहम सूबे के वज़ीर आला हैं, एग्जेक्टिव हेड है, और उस सूबे का एग्जेक्टिव हेड होने की वजह से जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, हमारी फौज, इंटेलिजेंस के इदारे, वो उनसे पूरे राब्ते में हैं। और खाली यही वजह नहीं है, अगर आप माजी में चले जाएं तो 9 मई के वाक़े के ऊपर बड़ा शोर मचता रहा है। 9 मई की FIR में अली अमीन गंडापुर जो है वो नॉमिनेटेड मुल्ज़िम है। तो नॉमिनेटेड मुल्ज़िम जो है उसको आपको पता है कि इलेक्शन लड़ने दिया गया, उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये सब कुछ ऐसे नहीं हो गया, ये बड़े नुमाया लीडर्स में थे, तो एक पूरी इनकी अंडरस्टैंडिंग थी। और वही जो अंडरस्टैंडिंग है वो रिफ्लेक्ट होती है जब वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। चीफ मिनिस्टर बन के उनकी क़यादत जो है उनको एक कुएं में छलांग लगाने के मुतरादिफ अहकाम जारी करती है। तो वो उनको भी पता है कि नताइज क्या होंगे, तो वो इंटेलिजेंस के लोगों से भी राब्ते में है, एस्टैब्लिशमेंट से भी राब्ते में है, और वो उनके ताउन से ही आगे बढ़ते हैं और ऐसा रास्ता निकालते हैं कि उनके ऊपर कोई आंच ना आए। लेकिन ये ज्यादा देर चल नहीं सकता। पिछली दफा भी वो आए तो आपको पता है कि वो कोसार कॉम्प्लेक्स चले गए थे, इस दफा भी आए वो गायब हो गए। तो कोई आज का तो मालूमात का दौर है, तो ये मालूमात तो छुपी रहती नहीं। तो इस दफा भी वही हुआ कि वो पूरी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आए थे और उसी अंडरस्टैंडिंग के तहत वो वापस चले गए। एजाज सैयद, आपका बेहद शुक्रिया। और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है जनाब हमाद हसन ने, जो कि पेशावर से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। हम हमाद साहब से ये जानते हैं कि आखिर वज़ीर आला कैसे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहुँचे, वो कैसे गुम हुए, और फिर उनके गुम होने के बाद उनकी जो काबीना है या जो उनके मेंबरान सूबाई असम्बली हैं, उन्होंने तो ऐसा कोई एहतजाज नहीं किया क्योंकि हर तरफ से खामोशी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वज़ीर आला किधर हैं। तो आप इस बारे में आपके पास क्या मालूमात हैं? एक तो अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की तो वो जारहाना तकरीर नहीं की। उन्होंने वहां पे अटैक बिल्कुल नहीं किया जो पहले वो करते रहे। वो IG तक महदूद रहे, बहुत मुहतात अंदाज में वो के एक जारहाना अंदाज अपनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। दूसरी बात ये कि वज़ीर आला 24 घंटे के लिए गायब हुए थे और सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया गया था। उसी असम्बली में इनके 91 मेंबरान है 115 में से, यानी बहुत बड़ी अक्सरियत है इनके पास। ये जो जनरल इलेक्शन से आए हैं, वैसे तो तादाद 150 तक है तकरीबन, लेकिन 115 सीटों पर इलेक्शन हुआ था तो उसमें से 91 PTI के मेंबरान मुंतखब हुए, तो एक बड़ी मेजॉरिटी है।
तो सूबाई असम्बली और वहां पर मौजूद अवामी नुमाइंदगान का रद्द अमल कहाँ है? क्या किसी ने तकरीर की, किसी ने रिएक्शन दिया, किसी ने वो रद्द अमल दिया कि हमारे वज़ीर आला कहाँ गायब हुए थे? इसलिए नहीं दिया कि उनको पस पर्दा बहुत से मामलात का इल्म है। दूसरी बात ये कि पीटीआई की जो सेंट्रलाइजेशन है वो टूट रही है तेजी के साथ। अगर आपको याद हो तो मैंने फरवरी इलेक्शन के बाद कहा था कि एक तो अली अमीन गंडापुर मुकम्मल तौर पर इमरान खान के मातहत नहीं है, उनके कुछ और राब्ते और जरिए भी हैं, और फिर वक्त के साथ साथ बहुत कुछ साबित होता भी गया। दूसरी बात यह कि अली अमीन भी शेर अफजल मरवत नहीं है इमरान खान के लिए, कि यानी वो उभर रहे हैं, उनकी इमेज बिल्डिंग हो रही है, तो इमरान खान उनको किक आउट कर देंगे शेर अफजल मरवत या दूसरों की तरह। और उसकी वजह यह है कि अली अमीन के पास इस वक्त तो इंतजामी सतह पर इंतजामी मशीनरी उसके मातहत है, वो सूबे के वजीर आला है, मजबूत पोजीशन में है, और उनके पुश्तबान भी बहुत से हैं। उनके पुश्तबान तो फिर कौन है वो तो एक अलग डिबेट है, लेकिन कमजोर पोजीशन पर अली अमीन गंडापुर नहीं है, और वो बहुत तेजी के साथ उभरे हैं, खुसूसन खैबर पुख्तनख्वा में वो इमरान खान के मुकाबिल आ रहे हैं। पिशावर से हमाद हसन, आपका बेहद शुक्रिया। सामीन, पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम हालिया अमरीकी पाबंदियों का बाइस बना है। पाकिस्तान का ये मिसाइल प्रोग्राम जो हालिया अमरीकी पाबंदियों का निशाना बन रहा है वो क्या है, और इसमें कौन कौन से मिसाइल शामिल हैं, और अमेरिका को इनसे क्या खदशात हैं? सुनिए मुनज़्ज़ा अनवार की इस रिपोर्ट में। अमेरिका ने एक चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट और मुतादिद कंपनियों पर पाबंदियां आयद की हैं। इन पर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आलात और टेक्नोलॉजी फराहम करने का इल्ज़ाम है। अमेरिका का कहना है कि वो अपनी कौमी सलामती के लिए पाबंदियां लगाने का सिलसिला जारी रखेगा। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अमरीकी पाबंदियों की जद में आने वाला पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है क्या। इस मिसाइल प्रोग्राम में मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 और अबाबील शामिल हैं। दिफाई माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान के मिसाइल आर्सेनल में ये सबसे बेहतरीन सलाहियतों वाले हथियार हैं। पाकिस्तान ने 2017 में अबाबील मिसाइल का पहला तजर्बा किया था, और ये मिसाइल जनूबी एशिया में पहला ऐसा मिसाइल है जो 2200 किलोमीटर के फासले तक एक से ज़ायद वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है और मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये MRV मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को शिकस्त देने और बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन मिसाइलों की खासियत ये होती है कि अगर हदफ के करीब पहुंचने पर इनके खिलाफ मुखालिफ सिमत में मिसाइल डिफेंस शील्ड या बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मौजूद हो तो वो इन्हें कंफ्यूज कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फास्ट बॉलर गेंद को स्विंग करता है, जिसमें वो बैट्समैन के डिफेंस को तोड़ने के लिए अपनी स्पीड के साथ स्विंग और सीम पर भी इन्हिसार करता है। अबाबील सिर्फ और सिर्फ इंडिया का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन अमेरिका को 2021 से जिस मिसाइल पर तशवीश हो रही है वो शाहीन 3 मिसाइल है, जिसकी रेंज 2740 किलोमीटर है। दरअसल अबाबील शाहीन 3 मिसाइल की नेक्स्ट जनरेशन है। अमेरिका को क्या तशवीश है? ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी में स्ट्रेटेजिक और डिफेंस स्टडीज के लेक्चरर डॉक्टर मंसूर कहते हैं कि अमेरिका को खदशा है पाकिस्तान इस मिसाइल के ज्यादा सलाहियतों वाले वर्जन पे काम कर रहा है। अमरीकी तशवीश की एक और वजह यह है कि अबाबील 3 स्टेज मिसाइल सिस्टम है और मोबाइल लॉन्चर वाला सिस्टम एक बहुत अहम सलाहियत है, क्योंकि किसी भी सरप्राइज हमले की सूरत में ये सिस्टम ना सिर्फ बड़ी आसानी से कहीं भी कैमोफ्लैज किए जा सकते हैं, बल्कि इन्हें आसानी से ऐसी जगहों पर भी ले जाया जा सकता है जहां दुश्मन को इनका पता ना चल सके। अमरीकी पाबंदियों में पावरफुल रॉकेट मोटर्स का भी तस्करा है। इसका मतलब है कि अमेरिका को अबाबील की रेंज के अलावा ये भी फिक्र है कि पाकिस्तान अपना मकामी स्पेस लॉन्च व्हीकल न बना ले। डॉक्टर मंसूर बताते हैं कि अमेरिका की मुख्तलिफ मुल्कों में जियो स्ट्रेटेजिक दिलचस्पियां हैं, जैसे रूस, यूक्रेन की सूरत हाल, मिडल ईस्ट, ताइवान, चीन वगैरह, और इसी बायस इसने मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ वादे कर रखे हैं। और जनूबी एशिया के खित्ते में चीन के असर और रसूख को कम करने के लिए क्वाड बनाया है, और अमेरिका के लिए इंडिया क्वाड का सबसे अहम रुकन है। मगर इसके अलावा चीन के साथ कशीदगी भी पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियों की एक वजह हो सकती है।
इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान, मुख्तलिफ तकारीब में की जाने वाली उनकी तकारीर और इससे मुतअल्लिक़ दीगर मामलात गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान और इंडिया के सोशल मीडिया पर मौज़ूए बहस बने हुए हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर जहां एक तबका उनकी पाकिस्तान आमद और मुख्तलिफ मामलात पर उनके मौक़िफ़ की तायद व हिमायत कर रहा है, तो वहीं बाज़ तकारीब में उनकी जानिब से रवा रखे जाने वाला रवैया उनके दौरे पाकिस्तान से मुताल्लिक़ नए तनाज़ात को जन्म भी दे रहा है। इसकी हालिया मिसाल सूबाई दारुल हुकूमत कराची में उनका एक लेक्चर है, जिसमें उन्होंने सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून के सवाल को तज़ाद पर मबनी कहकर उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। इस लेक्चर के दौरान सवाल पूछने वाली पाकिस्तानी खातून ने BBC उर्दू को बताया कि उनकी जानिब से पूछे गए सवाल और उस पर डॉक्टर जाकिर के जवाब का इहाता करती वीडियो सामने आने के बाद से उन्हें सोशल मीडिया पर मुसलसल ट्रोलिंग का सामना है। याद रहे कि जाकिर नाइक के सोशल मीडिया अकाउंट्स से भी ये वीडियो शेयर की गई थी। खातून कहती हैं कि वो किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहती, बल्कि महज रहनुमाई चाहती थी, मगर उन्हें लगता है कि शायद उनका सवाल सही से समझा ही नहीं गया। ख्याल रहे कि इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुतनाज़ा मुबल्लिग़ जाकिर नाइक और उनके बेटे शेख फारूक नाइक हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इस दौरान वो कराची समेत मुल्क के बड़े शहरों में लेक्चर्स दे रहे हैं। इससे कबल जाकिर नाइक इस्लामाबाद में यतीम बच्चियों की एक तकरीब के दौरान फोटो सेशन से कबल स्टेज से उतर गए थे, जिसके बाद एक तनाज़ा खड़ा हुआ, जिसकी वजाहत करते हुए बाद अज़ां डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वो स्टेज से इसलिए उतरे थे क्योंकि इस्लाम में आप बालिग और नामहरम लड़कियों को छू भी नहीं सकते। जाकिर नाइक के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की गई इस वीडियो का उन्वान था पठान लड़की का डॉक्टर जाकिर नाइक से पाकिस्तानी मुआशरे के बारे में तज़ाद पर मबनी सवाल। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गवर्नर हाउस कराची में होने वाले सेशन के दौरान खातून अपने इलाके का नाम बताती हैं और वजाहत करती हैं कि उनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। अपने इलाके के बारे में आगाही फराहम करने के बाद वो जाकिर नाइक को बताती हैं कि मैं जहां से ताल्लुक़ रखती हूं वो मुकम्मल इस्लामी मजहबी मुआशरा है, जहां ख़वातीन बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं जाती। उन्होंने बताया कि अगरचे उनका मुआशरा मुकम्मल इस्लामी है, मगर इसके बावजूद वहां बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम होते हैं, जिसके बाइस मुआशरा तबाह हो रहा है। सवाल के जवाब में जाकिर नाइक खातून का सवाल दोहराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उनके मुआशरे में जहां से वो आती हैं वहां ख़वातीन घर से ज़रूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर से बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलता हूं और मर्द को भी ज़रूरत के बिना घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर जाकिर नाइक ने कहा कि आपके सवाल में तज़ाद है। आप कहती हैं मुआशरा इस्लामी है और फिर बोलती हैं कि वहाँ पीडोफाइल हैं। जाकिर नाइक के इस तबसरे के बाद जब खातून अपना सवाल समझाने की कोशिश करती हैं तो उनकी बात काटते हुए जाकिर नाइक उन्हें तुर्श लहजे में कहते हैं कि आपने सवाल पूछा, अब आप ज़रा खामोश रहेंगी। आपका सवाल ख़त्म हो गया ना, मेरा जवाब सुनना चाहती हैं ना आप। इसके बाद जाकिर नाइक दोबारा अपना मौक़िफ़ दोहराते हैं कि सवाल में तज़ाद है। आपने कहा मेरा मुआशरा बहुत इस्लामी है और मेरे मुआशरे में पीडोफाइल हैं, दोनों में तज़ाद है। किसी भी इस्लामी माहौल में पीडोफाइल हो नहीं सकता। उन्होंने कहा या तो आपके सवाल का पहला हिस्सा गलत है या दूसरा। जाकिर नाइक ने खातून से कहा कि आपको ये कहना चाहिए कि मेरा मुआशरा समझता है कि वो बहुत इस्लामी है तो मैं मानूंगा। कभी भी किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 10 बार सोचो। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि आपका सवाल गलत है। एक मरतबा फिर खातून ने अपना सवाल समझाने की कोशिश की तो जाकिर नाइक ने उन्हें अपनी बात मुकम्मल करने नहीं दी और कहा आपको पहले कबूल करना पड़ेगा कि मेरा सवाल गलत है। अगर आप कबूल नहीं करेंगी तो मेरा जवाब ख़त्म। मेरा माशरा इस्लामी के फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल बहन आपने सवाल पूछा, आप जरा खामोश रहेंगी। आपने सवाल खत्म हो गया ना, मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। अभी मेरा जवाब सुनिए। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजन बहन जी आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म।
खातून ने वजाहत दी कि ठीक है सर, मेरे सवाल की नोयत गलत है। इस पर जाकिर ने फिर से पूछा, नोयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत हैं, आप अपने मुआशरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। वीडियो के आखिर में जाकिर नाइक कहते हैं कि आप माफ़ी भी नहीं मांग रही, गलती करने के बाद भी माफ़ी मांगने को आप तैयार नहीं हैं। दुनिया की तमाम 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियां सर करने के बाद मैं अपनी अहलिया और वालिदा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने हर कदम पर मेरी हौसला अफजाई की और मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद हमेशा मेरी सलामती के लिए फिक्रमंद रहीं। यह कहना था पाकिस्तान की तारीख के कामयाब तरीन कोह पैमा सरबाज खान का, जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब से पहली मरतबा चीन में तिब्बत के इलाके में वाक़े 8027 मीटर बुलंद शीशा पंगमा चोटी को सर करके ये मुनफरिद एजाज अपने नाम किया है। सरबाज का इस कामयाबी के बाद कहना था कि मैं अपनी इस कामयाबी को पहाड़ों के इश्क में मौत को गले लगाने वाले बहादुर कोह पैमाओं मुराद सदपारा, अली सदपारा, अपने उस्ताद अली रजा सदपारा और दीगर तमाम कोह पैमाओं के नाम करता हूँ। सरबाज खान ने शीशा पंगमा को कामयाबी के साथ सर करने के बाद दुनिया की 8000 मीटर और इससे बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने का कारनामा भी सर अंजाम दिया है। कि मैं इस वक्त मिशन समिट 14 पे हूँ और ऑलरेडी मैं 8 पीक्स कर चुका हूँ। तो इसमें आपको पता है कि क्लाइंबिंग माउंटेनियरिंग एक दुनिया में ख़तरनाक खेल और सबसे एक्सपेंसिव खेल माना जाता है। तो अभी तक जो मैंने पीक्स की है, नेपाल में 4 और पाकिस्तान में 4 पीक्स में ऑलरेडी कर चुका हूँ और अभी मेरा और 6 रहते हैं जो मिशन समिट 14 के 6 पीक्स। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मंथ एक और पीक पे जाने का मेरा प्लान है। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी करार हैदर ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान की एडवेंचर स्पोर्ट्स की तारीख में यादगार लम्हा है। पाकिस्तान ने कई नामवर कोह पैमा पैदा किए हैं, मगर सरबाज खान का कारनामा तारीख का हिस्सा बन चुका है और इसके देर पा असरात सामने आएंगे। उनका मजीद कहना था कि सरबाज खान का नाम दुनिया के उन पहले तकरीबन 60 कोह पैमाओं में दर्ज हो चुका है जिन्होंने अब तक 8000 मीटर और इससे बुलंद तमाम चोटियों को सर किया है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है। पाकिस्तानी रिकॉर्ड याफ्ता खातून कोह पैमा नाइला कियानी ने बीबीसी से सरबाज खान की कामयाबी पर बात करते हुए कहा कि सरबाज ने वो कारनामा अंजाम दिया है जिसका पाकिस्तानी कोह पैमाई को तवील अरसा से इंतजार था। सामीन, दिन भर की थकावट के बाद अगर रात की पुरसुकून नींद एक साफ सुथरे बिस्तर में आए तो नींद का मजा ही दोबाला हो जाता है। और फिर थकावट का इलाज भी यही है कि अपना सर एक नरम से तकिए पर रखिए और बिस्तर पर लेटकर मीठी नींद सो जाइए। ताहम आपका बिस्तर सिर्फ आपकी ही पसंदीदा जगह नहीं बल्कि लाखों जरासीम, फफूंदी के ज़रात, आम आँख से नज़र ना आने वाले कीड़े और वायरस भी यहाँ बसते हैं और बाज़-औक़ात इन्हें यहाँ पनपने के लिए बेहतरीन माहौल भी मैसर होता है। आपके बिस्तर पर आपके साथ साथ आपके जिस्म की गरमाइश, पसीना, जिल्द के मुर्दा खुलिये और खाने के छोटे छोटे ज़रात भी मौजूद होते हैं जिनकी वजह से जरासीमों को अपनी नस्ल बढ़ाने का मौका मिलता है। डस्ट माइट्स यानी घर में मौजूद धूल मिट्टी में पाए जाने वाले कीड़े की मिसाल ले लें। हर रोज़ हमारी जिल्द से 50 करोड़ के लगभग मुर्दा खुलिये झड़ते हैं और करोड़ों की तादाद में झड़ने वाले यही मुर्दा खुलिये इन डस्ट माइट्स के लिए खुराक का एक बड़ा जरिया बनते हैं। बदकिस्मती से आम आँख से नज़र ना आने वाले इन कीड़ों और इनके अजसाम से निकलने वाली रतूबतों की वजह से आपको एलर्जी हो सकती है, जिल्द की बीमारी हो सकती है और दमा भी। हमारे बिस्तर पर मौजूद गद्दे और फोम के साथ साथ बिस्तर पर बिछी चादरें भी जरासीम की पसंदीदा पनाहगाहों में से एक हो सकती हैं। सन 2013 में बिस्तर बनाने वाली अमेरी स्लीप नामी अमेरिकी कंपनी ने दावा किया था कि उन्होंने एक ऐसे तकिए के गिलाफ से नमूना लिया जो एक हफ्ते से नहीं धोया गया था। इस तकिए के गिलाफ पर फी मुरब्बा इंच तकरीबन 30 लाख जरासीम मौजूद थे, जो कि औसतन टॉयलेट सीट पर मौजूद जरासीमों की तादाद से तकरीबन 17,000 गुना ज़्यादा हैं। अगर हम बिस्तर की चादरें और तकियों के गिलाफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड के गर्म पानी पर भी धोएं तब भी उनमें मौजूद फंगस जिंदा रह सकता है।
प्रोफेसर डेविड डेनिंग के मुताबिक अगर आपको फेफड़ों की बीमारी या दमा नहीं है तो आपको हर 2 साल बाद तकिए बदल लेना चाहिए। ताहम जिन लोगों को ऐसी कोई सांस से मुताल्लिका बीमारी है तो उन्हें हर 3 से 6 माह बाद नए तकिए खरीद लेने चाहिए। पाकिस्तान में पहले ही टैकन एक मकबूल खेल है और अब बहुत से शायकीन टैकन के मैच बराह रास्त देखने का भी शौक रखते हैं। नौजवान खासकर इसे तफरीह के तौर पर खेलते नजर आते हैं। अगरचे पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी प्रोफेशनल ई गेमिंग की दुनिया में टैकन गेम में अपनी फतूहात के बाइस हावी हैं, लेकिन इस गेम के डायरेक्टर का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि पाकिस्तान में इसकी मकबूलियत की वजह क्या है और कैसे यहाँ के खिलाड़ी इस गेम पर राज कर रहे हैं। What's going to happen right now? Nee looking for this opportunity. I'm holding my breath. Oh! They trade blows. Oh man, that was a crazy trade. Arslan cementing his position as the best. जापान में बनाई जाने वाली इस गेम को आज से 30 साल पहले मुतारिफ करवाया गया था और रवां बरस इस गेम का 8वां वर्जन लॉन्च किया गया है। टैकन गेम के पेशा वराना मुकाबलों में पहले पहल कोरियन, जापानी, यूरोपी और शुमाली अमरीकी खिलाड़ियों का राज हुआ करता था, मगर अब टॉप 10 खिलाड़ियों में 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी भी शामिल हैं। हाल ही में एक गेमिंग टूर्नामेंट में टैकन गेम के डायरेक्टर काटशो हिरो हादा ने BBC को बताया, इस गेम पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का राज अचानक से शुरू हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। टैकन एक 3D में बनी फाइटिंग गेम है जिसमें खिलाड़ी एक दूसरे से मुकाबले करते हैं और इस मुकाबले में 3 राउंड होते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी अरसलान, जिन्हें टैकन की दुनिया में अरसलान ऐश के नाम से जाना जाता है, सन 2019 में एव गेमिंग टूर्नामेंट में फतह हासिल करके रातों रात गेमिंग की दुनिया के सुपरस्टार बन गए थे। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.